डियर स्टूडेंट, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी हम बात कर रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज और रासायनिक जो गुणधर्म है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ए ग्रुप, यानी कि क्षार धातु। इन क्षार धातु की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें से कुछ केमिकल जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बात करते हैं हम फर्स्ट ए ग्रुप, यानी कि क्षार जो धातुएं हैं उनकी क्रियाशीलता जो होती है, रिएक्टिविटी होती है, वो वर्ग में अप टू डाउन चलने पर बढ़ती है। अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ये जो क्षार धातुएं हैं वो प्रकृति के अंदर मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। अब इनकी क्रियाशीलता जो रिएक्टिविटी है इसके क्या कारण है कि ये ज्यादा क्रियाशील क्यों है? तो इसमें कुछ कारण है। सबसे पहले है निम्न आयोनाइजेशन एनर्जी, निम्न आयनन ऊर्जा। तो हमने बात की थी इसके आईपी कि क्षार धातु होते हैं उनके बाह्यतम कोश में, संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये एक इलेक्ट्रॉन इजीली मुक्त करके अक्रिय गैस जैसा स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। इस कारण से इनका आईपी वैल्यू होती है वो क्या होती है? निम्न होती है। जब इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो ये क्या होंगे? ज्यादा रिएक्टिव होंगे। दूसरा कारण है निम्न परमाणविक ऊर्जा। इनकी जो परमाणविक ऊर्जा होती है, एटोमाइजेशन जो एनर्जी होती है उसका मान भी बहुत कम होता है। ये इजीली इलेक्ट्रॉन का त्याग कर लेती है। तीसरा निम्न विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इनकी बहुत कम होती है, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव है। और फोर्थ प्रबल अपचायक प्रवृत्ति, कल हमने डिस्कस किया था मानक ऑक्सीकरण विभव जिसमें लिथियम का सबसे अधिक होता है। इस कारण से लिथियम धातु वो प्रबल अपचायक के रूप में कार्य करते हैं। तो इन कारण से निम्न आयनन ऊर्जा है, निम्न परमाणविक ऊर्जा है और निम्न विद्युत ऋणता है और प्रबल अपचायक गुण है। इसके कारण जो क्षार धातु होती है वो अधिक क्रियाशील होती है और इस क्रियाशीलता के कारण ये प्रकृति के अंदर मुक्त अवस्था में नहीं प्राप्त होती, ये यौगिकों के साथ में पाई जाती है। नेक्स्ट दूसरी बात करें हम एक्शन ऑफ एयर, यानी वायु के साथ में क्रिया। जब इन क्षार धातु को वायु के साथ में या ऑक्सीजन के साथ में विक्रिया करवाई जाती है तो ये अलग अलग प्रकार की ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। वैसे देखा जाए तो लिथियम होता है वो वायु के साथ में ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, क्रिया नहीं करता है, स्थायी है। इसके अलावा सोडियम है, पोटेशियम है, तो ये अपने ऊपर ऑक्साइड्स की एक परत बना लेते हैं तो ये मलिन हो जाते हैं। और रुबिडियम और सीजियम है तेजी के साथ में बहुत जलते हैं, ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वायु के साथ में तुरंत अभिक्रिया करके जलने लग जाते हैं। तो वायु में खुला छोड़ने पर जब इन क्षार धातु को हम वायु में खुला छोड़ेंगे तो इनकी सतह ऑक्साइड बनने के कारण कैसी हो जाती है? मलिन हो जाती है। इस कारण से इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आपने देखा होगा लेबोरेटरीज के अंदर कि जो सोडियम धातु है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, इनको हम
पैराफिन्स ऑयल जो यानी कि जो मिट्टी का तेल केरोसिन है उसके अंदर रखा जाता है, क्योंकि जब वायु के संपर्क में आते हैं और जल के संपर्क में आते हैं तो इस कारण से ये क्या कर देते हैं, इन ऑक्साइड्स की एक परत जमा हो जाती है। इस कारण से इसको रोकने के लिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में तेजी से जलते तथा भिन्न भिन्न ऑक्साइड बनाते हैं। ये जो धातु है ये वायु की उपस्थिति में या फिर ऑक्सीजन के साथ जल करके सामान्य ऑक्साइड या फिर परऑक्साइड या फिर सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। यहां पर लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। वायु के साथ में ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके M2O प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। M2O प्रकार के जो ऑक्साइड होते हैं ये सामान्य ऑक्साइड है और M2O2 प्रोक्साइड है और MO2 प्रकार के जो ऑक्साइड होते हैं उसको सुपर ऑक्साइड कहा जाता है। तो जब हम वायु के साथ में ऑक्सीजन के साथ में जब इसको हीट करेंगे, जलाएंगे, तो अधिकतर ये सामान्य ऑक्साइड ही बनाते हैं। लेकिन अगर वायु की अधिकता के अंदर या ऑक्सीजन की अधिकता के अंदर जब इसको जलाया जाता है तो ये प्रोक्साइड और सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। लिथियम से सीजियम तक जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, तो आकार बढ़ने के कारण ऑक्सीजन के साथ इनकी बंधुता क्या होती जाती है, कम हो जाती है। इसलिए जो लिथियम होता है वो वायु के साथ अभिक्रिया करके सामान्य ऑक्साइड Li2O लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सामान्य ऑक्साइड देता है। जबकि सोडियम जो होता है वो वायु के साथ अभिक्रिया करके सामान्य ऑक्साइड और प्रोक्साइड Na2O2 भी देता है। पोटेशियम जो है वो वायु के साथ में अभिक्रिया करके सामान्य ऑक्साइड पोटेशियम का, प्रोक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाता है। इसके अलावा रुबिडियम और जो सीजियम है वो वायु के साथ अभिक्रिया करके सुपर ऑक्साइड RbO2 तथा CsO2 सीजियम ऑक्साइड बना देते हैं। देखिए इनके ऑक्साइड्स की बात करें तो जो सामान्य ऑक्साइड्स होते हैं O2- और प्रोक्साइड के अंदर O2-2 और सुपर ऑक्साइड के अंदर O2- होता है। ये तीन प्रकार के ऑक्साइड्स हैं। सामान्य ऑक्साइड O-2 आवेश होता है, प्रोक्साइड में O2- आवेश होता है और जो सुपर ऑक्साइड होते हैं उसमें O2-1 चार्ज उपस्थित होता है। तो इनके साथ में जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है, जो लिथियम से सीजियम तक बढ़ने, ऑक्सीजन के साथ में जिसकी बंधुता वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए जो लिथियम होता है वो सामान्य ऑक्साइड ही बनाता है, जबकि सोडियम होता है वो सोडियम ऑक्साइड, सामान्य ऑक्साइड और सोडियम प्रोक्साइड Na2O2 का फॉर्मेशन करता है। पोटेशियम होता है वो सामान्य ऑक्साइड K2O और प्रोक्साइड K2O2 तथा सुपर ऑक्साइड KO2 का भी निर्माण करता है। जबकि रुबिडियम और सीजियम है वो ओनली फॉर सुपर ऑक्साइड RbO2 और CsO2 का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम इनके अंदर स्थायित्व का क्रम देखें तो सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होती है वो होती है सामान्य ऑक्साइड की। सामान्य जो ऑक्साइड होते हैं वो सबसे अधिक स्थायी होते हैं, उसके बाद में उससे कम पेरोक्साइड और सबसे कम जो सुपर ऑक्साइड होते हैं वो सबसे कम स्थायी होते हैं। तो इस प्रकार से जो स्थायित्व का क्रम है उसके अंतर्गत सामान्य ऑक्साइड,
उससे कम पेरोक्साइड और उससे कम सुपर ऑक्साइड होते हैं। और इस प्रकार से जो ऑक्सीजन के प्रति इनकी क्रियाशीलता है या वायु के साथ जो अभिक्रिया है, तो ये ऑक्साइड, सामान्य ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अब हम देखें, आगे बात करें तो अगली जो इसकी प्रॉपर्टीज है, जल के साथ में अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए, तीसरा है रिएक्शन विथ H2O। वाटर के साथ में जब क्षार धातु की अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। 2M प्लस 2H2O अभिक्रिया करके 2MOH प्लस H2 साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यहाँ पर M है वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, यानी ये 7 धातुएं जल के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अब इनके अंदर हाइड्रोक्साइड यानी जो जल के साथ अभिक्रिया करने की जो क्रियाशीलता है वो लिथियम से लेकर के सीजियम तक क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि इसी क्रम में विद्युत धनात्मक गुण होता है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। अप टू डाउन चलेंगे तो आकार बढ़ने के साथ साथ में प्रभावी नाभिक की आवेश कम होता जाता है, इसलिए ये इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करके धनात्मक गुण, जो इनका विद्युत धनात्मक गुण बढ़ता है, तो विद्युत धनात्मक गुण बढ़ने के साथ साथ में जल के साथ अभिक्रिया करने की क्रियाशीलता भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। लिथियम, सोडियम के बाद पोटेशियम और रुबिडियम और सीजियम इतना फास्ट अभिक्रिया करते हैं कि इससे मुक्त जो हाइड्रोजन होती है H2 होती है वो क्या होती है, जलनी स्टार्ट हो जाती है, जल जाती है। तो इनसे प्राप्त जो हाइड्रोक्साइड है, जैसे लिथियम जल के साथ अभिक्रिया करके लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड। तो इनकी क्षारीय प्रवृत्ति की बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बेसिसिटी क्या होती है, इन हाइड्रोक्साइड की बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा क्षारकता सीजियम हाइड्रोक्साइड की होती है और सबसे कम लिथियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि यहाँ पर लिथियम का आकार छोटा है तो ये OH आयन को अधिक आकर्षित बल से जुड़े हुए रखता है, इसलिए इजीली OH आयन नहीं देता है। इस कारण से लिथियम हाइड्रोक्साइड है वो दुर्बल क्षार है, जबकि सीजियम हाइड्रोक्साइड होता है वो प्रबल क्षार होता है। नेक्स्ट हम बात करें रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। इन धातुओं को, 7 धातुओं को जब हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो मेटल हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। लिथियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड है, पोटेशियम हाइड्राइड है, रुबिडियम हाइड्राइड है और सीजियम हाइड्राइड का निर्माण होता है। ये जो हाइड्राइड होते हैं इनकी 2 प्रकार की प्रकृति, एक तो आयनिक और दूसरी सहसंयोजी। तो लिथियम हाइड्राइड जो होता है, ये एक एक्सेप्शन है कि लिथियम हाइड्राइड है वो एक सहसंयोजी प्रकृति रखता है, क्योंकि यहाँ पर लिथियम धनायन है उसका आकार बहुत छोटा होता है, इस कारण से यह बड़े ऋणायन से अधिक अपनी ओर आकर्षित करके इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है, इसलिए इसकी प्रकृति है वो सहसंयोजी होती है। बाकी जो हाइड्राइड होते हैं सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनकी प्रकृति कैसी होती है, आयनिक प्रकृति होती है। अब इन हाइड्राइड की तापीय स्थायित्व, थर्मल स्टेबिलिटी देखें तो सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी लिथियम हाइड्राइड की होती है, उससे कम सोडियम हाइड्राइड, फिर पोटेशियम हाइड्राइड, उससे कम रुबिडियम और सबसे कम सीजियम हाइड्राइड होता है। नेक्स्ट हम बात करें रिएक्शन विद हैलोजन। तो हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके ये हैलाइड बनाते हैं। तो जो 7 धातुएं हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम,
यह अभिक्रिया करके लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड और सीजियम हैलाइड का निर्माण करते हैं। यहाँ पर एक्स क्या है, एक्स यहाँ पर हैलाइड है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनके साथ में अभिक्रिया करके हैलाइड का निर्माण करेंगे। लिथियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। जैसे कि लिथियम है, ये हाफ Cl2 के साथ अभिक्रिया करके लिथियम क्लोराइड LiCl का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से ये हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके भी लिथियम क्लोराइड जो कि एक सहसंयोजी प्रकृति का है, बाकी जो हैलाइड होते हैं वो आयनिक प्रकृति के होते हैं। तो सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, सीजियम जो हैलाइड होते हैं इनकी प्रकृति आयनिक होती है। अब हम नेक्स्ट बात करें तो सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया था। क्षार धातुएं जो होती है उसको हम द्रव अमोनिया के अंदर डिजोल्व करते हैं तो ये घुलकर के गहरे नीले ब्लू रंग का विलयन बनाती है। जब क्षार धातुएं हैं, इन क्षार धातुओं को जब द्रव अमोनिया के अंदर घोला जाता है तो ये घुलकर के डीप ब्लू कलर, गहरा नीला रंग का विलयन बनाती है। जैसे जैसे हम विलयन की सांद्रता बढ़ाते जाते हैं तो जो नीला रंग होता है वो गहरे तांबे के रंग का, जो डीप ब्रॉन्ज कलर है, उसमें परिवर्तित हो जाता है। साथ ही साथ ये द्रव अमोनिया के साथ घुल करके विद्युत चालकता का गुण भी दर्शाते हैं तथा अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। जैसे जैसे हम सांद्रता बढ़ाते हैं तो इनके अनुचुंबकीय जो प्रकृति है, जो गुण है, वो क्या होता जाता है, घटता जाता है। देखिए होता है क्या इसमें कि जो क्षार धातुएं हैं, ये क्षार धातुएं एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती है। अब इस क्षार धातु धनायन जो है इसको हम द्रव अमोनिया के अंदर डिजोल्व करते हैं। जब इसको अमोनिया के अंदर घोला जाता है तो ये अमोनिया के साथ में घुल करके NH3 X प्लस आयन बनाता है तथा NH3 Y माइनस आयन बनाता है। यानी कि जो क्षार धातुएं होती हैं, ये क्षार धातुएं इस लिक्विड अमोनिया के अंदर, द्रव अमोनिया के अंदर घुल करके अमोनियाकृत धनायन तथा अमोनियाकृत इलेक्ट्रॉन देता है। ये जो क्षार धातुएं हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जब इसको हम लिक्विड अमोनिया के अंदर डालेंगे तो लिक्विड अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके घुल करके अमोनियाकृत धनायन तथा अमोनियाकृत इलेक्ट्रॉन का निर्माण करती है। तो जो इसका नीला कलर जो होता है, ब्लू कलर होता है, वो किसके कारण होता है, अमोनियाकृत इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका जो नीला रंग है, जो ब्लू कलर है, वो
अमोनियाकृत इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। इस NH3 का होल Y माइनस, इसकी उपस्थिति के कारण ये जो विलयन होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। अब जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो इनके साथ में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो युग्मित हो जाएंगे। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के बाद अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती जाएगी और साथ ही साथ में इनकी जो अनुचुंबकीय प्रकृति है वो भी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की युग्मन से सांद्रता बढ़ाने के बाद में क्या होगा कि जो अमोनियाकृत धनायन और अमोनियाकृत इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी, जिसके कारण जो ब्लू कलर होता है वो किस चेंज हो जाएगा, गहरे ब्रॉन्ज कलर के अंदर परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पर पहले जब हम इनको डिजोल्व करेंगे अमोनिया के अंदर तो ये विद्युत चालकता दर्शाते हैं। विद्युत चालकता किसके कारण होती है, विद्युत चालकता होती है अमोनियाकृत धनायन और अमोनियाकृत इलेक्ट्रॉन दोनों की उपस्थिति के कारण ये विद्युत के चालक होते हैं। और कैसी प्रकृति दर्शाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण यानी अमोनियाकृत इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होती है। लेकिन कंसंट्रेशन बढ़ाने के साथ साथ में यहाँ पर अमोनियाकृत धनायन और अमोनियाकृत जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते जाएंगे, युग्मित होते जाएंगे। इस कारण से सांद्रता बढ़ने के साथ उनकी अनुचुंबकीय प्रकृति भी क्या होती जाती है, घटती जाती है। और जो कलर है वो किसके कारण था, इस अमोनियाकृत इलेक्ट्रॉन के कारण था, वो डीप ब्लू कलर भी जब इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे तो धीरे धीरे वो किसमें, ब्रॉन्ज कलर के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो इस कारण से ये सवाल पूछा जाता है कि जब क्षार धातुएं होती है वो क्षार धातुएं शुरुआत में द्रव अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके वो ब्लू कलर का विलयन बनाती, तो ब्लू कलर का विलयन क्यों बनाती है, तो इसका कारण है अमोनियाकृत इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। दूसरी बात पूछे कि ये विलयन जो होता है वो विद्युत का चालक होता है, क्यों होता है, तो विद्युत का चालक वो अमोनियाकृत धनायन और अमोनियाकृत इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। तीसरा क्वेश्चन इसमें इस प्रकार पूछा जाता है कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इसका जो ब्लू डीप कलर है, डीप ब्लू कलर है वो धीरे धीरे ब्रॉन्ज कलर में चेंज क्यों जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन और अमोनियाकृत धनायन वो बढ़ते जाएंगे, तो इस अमोनियाकृत इलेक्ट्रॉन युग्मित होते जाएंगे, जिस कारण से उनका कलर भी क्या होता जाता है, ब्रॉन्ज हो जाएगा। और साथ ही साथ में विद्युत चालकता भी कम होती जाएगी और अनुचुंबकीय वो गुण भी घटता जाएगा। और जैसे पूरा सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा, सांद्रता और अधिक बढ़ाएंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होने के बाद में इसकी जो प्रकृति है वो भी कैसी हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय हो जाती है। तो इस कारण से ये जो लिक्विड अमोनिया के साथ साथ धातु की सॉल्युबिलिटी है इसके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब हम नेक्स्ट कुछ और जो इसकी केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।